ये उक्ति चरितार्थ होती है आज के बिना मौका पे। इस सचमुच में मानव देश मनोहर हो। सदियों पहले जब संत कवि सुंदरदास, संत कबीरदास, मीराबाई ऐसे अनेकानेक सुधीजन जब कभी मालवा की बयार से अभिभूत हुए तो ये शब्द निकल करके आया, मालव देश मनोहर हो। और ढोला मारूणी की याद करो आप कि जब दोनों के बीच में संवाद हुई रही हो तो एक तरफ मारवाड़ की बात करें लोग और एक तरफ मालवा की बात करें, और विजय मालवा की हुए, क्योंकि मारवाड़ का लोग के भी जब भी दुष्काल हुए, अकाल की स्थिति हुए, तो मालवा ही यहाँ पे हमारे जलदेव में उनका माध्यम से जो अक्षय अन्न निधि है वो पहुँचे हैं दूर दराज का क्षेत्र तक। तो ढोला मारूणी से मैं बात अपनी प्रारंभ करूं कि मालवा की जो पहचान है, मालवी जो भाषा है, इसको इतिहास 1300 वर्ष को है। लगभग 7वीं शती ईस्वी के आसपास पहला संस्कृत, पहला वैदिक, फिर लौकिक संस्कृत, उनका बाद में प्राकृत, फिर पाली, अपभ्रंश, और अपभ्रंश की भी जो विभिन्न विभाषाओं क्षेत्रीय रूप विकसित हुआ, उनमें एक रूप थो अवंतीजा प्राकृत, बाद में अवंतीजा अपभ्रंश, और उन्हीं अवंतीजा से मालवी बनी। तो यह ओढ़नी केवल एक रचनाकार की ओढ़नी नहीं है, ये 1300 साल को जो इतिहास है मालवा को, मालवी को, उसकी ओढ़नी है। सारा तत्व समाहित हुई गया। तो मैं सबसे पहला आज का इन्हीं मौका पे बधाई दूँ हम सबकी वरेण्य, और ओढ़नी हम सबके नहीं, मैं तो कहूँ कि पूरा मालवी संस्कृति की ओढ़नी है ये संगीता तलेजा जी। तो इनको करता ध्वनि सम्मान करो, और मंचासीन सभी सगड़ा आत्मीय सुधीजन और इन्हीं मौका पे बैठा हुआ बहुत सारा सुधी मालवी कविगण बैठा हुआ है। तो भी हमारी इन्हीं बात की ताकीद करेगा कि 1300 साल पहला जब मालवी विकासमान हुई रही थी तो बहुत सारा अलग अलग आयाम उद्घाटित हुआ। मैं इन्हीं मौका पे मैं याद दिलाना चाहूँ कि हमारा मालवी कविता में पुरुष बाहुल्य है। अधिकतर जो कविगण हुआ है वो पुरुष, महिलाओं तो अंगुली गणनीय है। यहाँ तक कि हमारा जो मालवा को, पूरा मध्य प्रदेश को जो प्रतिनिधि लोकनाट्य है माच, उनमें अभिनय करवा वास्ते स्त्री नहीं जाती थी, तो उन मौका पे पुरुष ही स्त्री की भूमिका में आता था। ये तो बाद में हुआ कि जब सिद्धेश्वर सेन जी और ऐसा सकला जन ने प्रयास करियो तो स्त्री उन भी पार्ट लेवा लगी। ऐसा में आप सोचो कि बमुश्किल, मैं तो बोलूँ कि अंगुली गणनीय स्त्री उनके बीच में यदि अभिनव रूप लेने ओढ़नी हमारे बीच में आई है तो इसके लिए हम लोग संगीता जी को सम्मान। ये जो ओढ़नी है ये सतरंगी ओढ़नी है। ओढ़नी बहुत गहरा प्रतीक लिए हुए है। ओढ़नी इतना मार्मिक अर्थ लिए हुए है कि हमारी पूरी संस्कृति और विशेष तौर पर स्त्री चेतना और स्त्री की परिवार में भागीदारी को एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ओढ़नी, ओढ़नी यौवन को प्रतीक है, ओढ़नी प्रेम को प्रतीक है, ओढ़नी संस्कार में विवाह को प्रतीक है। ओढ़नी जब धानी हुई जाए तब वो बसंत को प्रतीक बनी ने हमारा बीच में आए हैं। वो लाज शर्म को विषय बनी ने हमारे बीच में आए। स्त्री को संकोच की अभिव्यक्ति को काम करे हैं, वो हमारे सबके सौभाग्य की प्रतीक बनी ने आगे आए हैं। तो ओढ़नी कहीं नहीं बोले, ओढ़नी ऐसा कोई अवसर नहीं बोले। मैं शशांक में बैठा हुआ है कि जब कभी स्त्री विद्रोह करे तो सबसे पहले ओढ़नी फेंके। फिल्मों में हम लोगों ने देखे हुए है कि ओढ़नी नारी चेतना को प्रतीक भी बने, कि एक तरफ लज्जाशील मर्यादा को प्रतीक बने तो उसे मुक्ति जो है स्त्री का नया तेवर के व्यक्त करे। आज फिर जीने की तमन्ना है। आप देखो कि ओढ़नी बहुअर्थी है। और जब तलेरा जी की ना पुस्तक में मैं प्रवेश कर रहा तो हमारे आश्चर्य हुआ कि आपने पारंपरिक स्वरूप से लईने स्त्री को आधुनिक स्वरूप तक आप नहीं आया, और जिन्हीं बेटी के बचावा की बात पूरा देश करी रही है। और आज ये सुखद अनुभूति हम सबके हुई रही है कि कॉलेज उनमें, विश्वविद्यालय उनमें महिलाओं का प्रवेश का आंकड़ा बढ़ी गया।
तो या जो ओढ़नी है संगीता जी, ये 2026 की ओढ़नी है और इनमें भाव, इनमें तत्व, इनमें सांस्कृतिक उपादान समाया हुआ है 1300 साल का। तो एक तरह से ये परंपरा ने आधुनिकता के बीच में सेतु बना हुआ को काम है। इन्हीं संग्रह में जब मैं गुजरियो थो तो मारे ऐसा लग्यो कि पिछला केवल बमुश्किल 500 साल में स्त्रियों ने अपनी बात करी है कविता का माध्यम से। मीराबाई के हम लोग जितरो राजस्थान से जोड़ा उतरो ही हम मालवा से जोड़ा। मालवा का यदि कोई आदि रूप हमें दिखे तो हमें मीराबाई में दिखे, क्योंकि मीरा चित्तौड़ में रहती थी और चित्तौड़ मालवा ने मेवाड़ की संधि रेखा पे स्थित है। तो प्रारंभिक रूप हमें मालवी को मिले हैं मीरा का काव्य में। ने उन्हीं सातत्य में चलो तो चंद्र सखी जैसी महान कवित्री हुए है और वो चंद्र सखी जो है वो तो गर्व से बोले कि मैं जो है मालवा में रहूँ, मैं मालवी हूँ। वहाँ से लेने आगे बढ़ो तो रानी रूपमती ने मालवी में लिखी हुई है, नवनिधि कुंवारी खांगारोत ने मालवी में लिखी है, सुंदर कवियत्री ने मालवी में लिखी है। एक के बाद एक देखो तो एक तरह से मध्यकालीन मालवा में एक नई प्रकार की धड़कन, नए प्रकार को ओज और नए प्रकार की सौंदर्य चेतना का साथ है स्त्री उन अपनी बात के वास्ते आगे आने लग जाए है। ने उन्हीं सातत्य में मैं याद करूँ आधुनिक युग की यदि कोई महियसी मालवी रचनाकार हुई है तो पुखराज पांडे। पुखराज पांडे को सुन लो तो रोमांच खड़े हो जाए। हम लोग जब आकाशवाणी का माध्यम से जब पुखराज पांडे के सुनता था तो रोमांच हो जाता था। कई अद्भुत, कई कंठ थे उनको, मालव कोकिल थी भी ने उनका सातत्य में हम देखा कि एक लंबी श्रृंखला मालवी में नए दौर में हमारे मध्य प्रकट हुई है। तो मध्यकाल में मीरा हुई गई, चंद्रसखी हुई गई, रानी रूपमती हुई गई, नवनिधि कुंवरी खांगारोत हुई गई, सुंदर कवियत्री हुई। सुंदर कवियत्री का दोहा, एक एक दोहा बिहारी जैसा बहुमूल्य है। जैसे बिहारी का एक एक दोहा पे उनका जो आश्रयदाता है वो एक सोना का एक गिन्नी देता था, इसी तरह की सुंदर कवियत्री का एक एक दोहा की कीमत है। और उन्हीं का सातत्य में हम देखा कि हमारे यहाँ पुखराज पांडे हुई, हमारे यहाँ ललिता रावल हुई, हमारे यहाँ उर्मिला निरखे ने मालवी कविताओं लिखी है। देवांगना पंडित के हम कैसे भूले सका, हम ललिता रावल के कैसे भूले सका जिन्हें हाइकू संग्रह लिखा है। एक परंपरा नए रूप में हमारे बीच में नारायणी माया बदेगा की चर्चा करना चाहिए, सीमा देवेंद्र की हमारे चर्चा करना है, शशि निगम की हमारे चर्चा करना। तो तात्पर्य है कि इन्हीं अंगुली गणनीय स्त्री कवियत्री के बीच में संगीता तलेरा की या ओढ़नी एक तरह से मालव लोक परंपरा संस्कृति की ओढ़नी है। आज यह ओढ़नी के मूल स्वरूप के हम विस्मृत करी यहाँ। तो यह ओढ़नी हो सके कि आपने जिन लोगों का उल्लेख करिए उन सबकी ओढ़नी में तो बोलूं कि यह सदन में बैठा हुआ और इना पूरा मालवा क्षेत्र में 2 करोड़ बाशिंदा जो मालवी बोले हैं या मालवी संस्कृति के जीवंत रखे हैं, उन सबकी ओढ़नी है संगीता जी की ओढ़नी। इसलिए आपकी ओढ़नी नहीं अभी है, अब यह 2.25 करोड़ लोगों की ओढ़नी बनी की है और उनका माध्यम से जो प्रतिकार था आपका इन कविता में उच्चरित हुई है बहुत व्यापक अर्थ लिए हुए। 7 अलग अलग रंगा से बुनी हुई यह ओढ़नी है। ओढ़नी को अर्थ आध्यात्मिक भी हुए। जब झीनी बीनी चदरिया वाला जो रचनाकार था जब ये बोली रहा था तो बहुत गहरा आध्यात्मिक में अर्थ में वे बोली रहा था। तो कहीं तो यौवन को प्रतीक, कहीं प्रेम को प्रतीक, कई स्त्री की मर्यादा शील सौंदर्य को प्रतीक या ओढ़नी बने हैं। मैं आगे जाइए जब हम बारीकी से देखा तो बहुत गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ लिया हुई या ओढ़नी हमारे बीच में आए हैं। तो यह जो ओढ़नी है इनमें जो 47 कविता है सबसे महत्वपूर्ण स्वर आपको है मालव मन की सहज अभिव्यक्ति का। आपने बहुत ही प्रेमिल और बहुत ही आस्वादपरक ढंग से आपने मालवा को बुना है। मालव मन की उस बारीकियों को आपने तलाशा है इन रचनाओं के माध्यम से। दूसरा महत्वपूर्ण सरोकार है कि आपकी इन कविताओं में मालवा का लोक जीवन धड़कता है। मालवी लोक संस्कृति के उपादान यहाँ पर स्पंदित होते हैं। यहाँ पर फाग है, यहाँ पर होली है, बदलता हुआ समय है। तो आप उस फाग को याद करती जो वस्तुतः न केवल प्रकृति में उतरता था वरन हमारे घर आंगन से लेकर हमारे हृदय आंगन तक वो उतर जाता था। अब वो फाग कहाँ रहा? जलवायु परिवर्तन बहुत विभीषिका लेकर आने वाला है कि केवल जलवायु नहीं बदलेगी वरन हमारी संस्कृति के मूल तत्व भी बदल जाएंगे। वो फाग कहाँ रहेगा?
वो होली कहाँ रहेगी, वो टेसू कहाँ रहेंगे, इसी तरह से गांव का अपनापन कहाँ रहेगा, वो पीपल की गहरी छांव कहाँ रहेगी। ये सारे के सारे संदर्भ इस काव्य संग्रह के माध्यम से स्पंदित होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण संदर्भ है पारिवारिक जीवन की विडंबनाएं। आज ये स्थिति है कि एक परिवार परिवार के रूप में नहीं दिखाई देता। एक ही घर में एक कक्ष में बैठा हुआ पुरुष जो अपनी पत्नी को आवाज़ देता है तो वो मोबाइल पर बोलता है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो 2-4 कदम चल के और स्त्री के पास पहुँचे, और स्त्री के पास भी इतना समय नहीं है कि वो पुरुष से संवाद करे। तो ये जो भयावह स्थिति की जिसमें परिवार जीवन क्षरणशील है, जो मालवा की मूल पहचान है, उससे जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं इस संग्रह में है, जिसमें हम बदलो जमाना जैसी कविता की हम लोग बात कर सकते हैं। मानवीय और सामाजिक मूल्यों का क्षरण निरंतर निस्तेज होता हुआ यह जो मूल्य मर्यादा का जो दौर है, इसके बीच में रचनाकार निरंतर उसकी चिंता करता है। संगीता जी ने पर्यावरण प्रकृति से जुड़े हुए मार्मिक प्रसंगों को इस कविता संग्रह में उतारा है। जीव दया जैसी रचना मुझे लगता है पूरी परंपरा में संगीता जी पहली बार कोई कविता आती है जो जीव दया पर है। तो जैन कवि संगम धन्य होता है, मुझे लगता है कि आपकी इस कविता के माध्यम से। आमतौर पर इस प्रकार की रचनाएं पीछे रह जाती हैं, हाशिए में रह जाती हैं। इसी क्रम में समय की पदचाप को यदि पहचानना है तो इस संग्रह से गुजरना होगा। इसमें नोटबंदी है। नोटबंदी में कई स्त्रियों में, और अभी यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने कुछ न कुछ 2-4 नोट छिपा कर रखे होंगे, और अचानक हाँ, तो जैसे ही वो प्रकट हुए पूरे घर में जो है एक नए प्रकार का कोलाहल प्रारंभ हो गया कि महिला के पास इतने सारे नोट निकल रहे हैं। तो आपने समय की पदचाप को भी चिन्हित किया इस संग्रह की कविताओं के माध्यम से, चाहे नोटबंदी हो, चाहे युद्धोन्माद हो, जिससे पूरी दुनिया ग्रसित है। और जब स्टेटस जो है वो नए जमाने का जो है एक रिवाज बन गया है कि लोग अब अपनी मन की बात को नहीं व्यक्त करते, स्टेटस बना देते हैं, और स्टेटस जो है वो उन लोगों तक चले जाते हैं जहाँ तक नहीं भी जाना हो। तो ऐसी स्थितियों को भी आपने इस संग्रह के माध्यम से बुना है। और अंतिम और सातवीं महत्वपूर्ण बात कि स्त्री चेतना जो है इस ओढ़नी संग्रह का एक प्रमुख स्वर बन करके उभरती है। तो इन 7 विशिष्ट विभिन्न किंतु परस्पर एक दूसरे के साथ तारतम्य लिए हुए रंगों की यह ओढ़नी है, और इस ओढ़नी का स्वागत प्रत्येक मालववासी को करना चाहिए, क्योंकि ये केवल बोली की बात नहीं है, ये केवल संवेदना की बात नहीं है, वरन मुझे लगता है कि संपूर्ण मालवी लोक संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं के जीवित बने रहने की बात है। यदि ओढ़नी पढ़ी जाएगी यानी मालवा जीवित रहेगा, क्योंकि ओढ़नी मालवा का जीवंत स्पंदन है। मालवा की आत्मा को यदि किसी रचनाकार ने बहुत ही सुंदर ढंग से समाहित किया है तो संगीता तलरेजा जी हमारे बीच में। पुरुषों ने बहुत लिखा, लेकिन पुरुषों ने अलग ढंग से लिखा है। इसलिए मुझे लगता है कि स्त्री कविता, स्त्री की आवाज़ को मालवी और तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में अवश्य सुना जाना चाहिए, क्योंकि ये अभिव्यक्ति केवल और केवल स्त्री ही कर सकती है। जो अभिव्यक्ति इस संग्रह में हमारे बीच में उपस्थित होती है, शहर की चक्कर चक्कर से हूँ थी परेशान, स्त्री का दर्द है। पुरुष तो कई बार मिक्सअप हो जाता है, शहर महानगर सब जगह मिक्सअप हो जाता है, स्त्री नहीं होती। स्त्री के हृदय के अंदर उसका गांव, उसका मोहल्ला, उसकी चौपाल, उसकी वे सारी की सारी सखियाँ उसके अंदर स्पंदित होती हैं, और अचानक उसे शहर में बसने का जो है कहीं न कहीं दुर्भाग्य कहें होता है। तो लिखती है, शहर की चक्कर चक्कर से हूँ थी परेशान, चैन से रेवा वास्ते गांव जाने को बनायो पलान, ताबड़तोड़ करी तैयारी, गांव जावा की घड़ी हाय थी मारी। ये स्त्री है, वो जानती है कि कहीं न कहीं अब भी स्नेह संबंध गांव में बचे होंगे, लेकिन क्या गांव गांव वैसा रहा है? उषा किरण खान, उन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना संसार हमारे बीच उपस्थित किया है, जो मिथिलांचल की है। वो देखती है कि जब स्त्री के साथ तो अब और ज़्यादा संकट है। पहले ये था कि चलो ठीक है, घर में गांव में जाना है तो आनंद हो जाता था,
अब क्या गांव ऐसा रहा है? संगीता जी की इस कविता में मुझे लगता है कि आधुनिक युग की स्त्री कथाकार की ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। शहर की चक्कर चक्कर से हूँ थी परेशान, चैन से रेवा वास्ते गांव जाने को बनायो प्लान, ताबड़तोड़ करी तैयारी, गांव जावा की घनी हाय थी भारी, पेड़ की छाया में खाटलो लगाऊंगा, खेत की ताजी भाजी को स्वाद चखूंगा, रेलगाड़ी में हुई सफर की शुरुआत, अतरी भीड़ में बीड़ी को धुआं से भरी नाक। बीच बीच में चुटेला, हास्य, व्यंग सब कुछ झलकता है उनकी कविताओं में। मन के हम जायो अभी पहुंची जावांगा, इतरा में एक ने तंबाकू खाई ने खिड़की पे पी उड़ाई। तो आप देखिए कि दृश्य बदलता है। जो गांव, जो देहात, जहां तक पहुंचने की अभिप्सा हम सबके हृदय में है, आज भी जिंदा है गांव। लेकिन क्या गांव वैसे रहे हैं? इस पीड़ा को व्यक्त करती हैं कि थोड़ी देर में गांव आयो, यो कई गांव को तो रूप बदली गयो, गांव में थोड़ो थोड़ो शहर समय गयो, घुसते ही चौपाल नजर नहीं आयो, पीली मिट्टी का घर अब ईंट पत्थर का रंग समायो, गांव की लुगायां भी अब बदली की, ब्यूटी पार्लर की हवा यहाँ भी लगेगी। ये संगीत है कि क्या गांव को हमने गांव रहने दिया है, और किस कीमत पे हमने गांव को नष्ट भ्रष्ट किया, किन स्थितियों में हमने गांव को निरंतर शहरों के विस्तार में समाहित करने के लिए विवश किया। मुर्गा की आवाज़ मोबाइल में दबेगी, अब तो पक्की सड़का भी बनेगी। ये संगीता जी, संगीता जी की रचनाओं से गुजरना, बदलते हुए ग्रामीण परिवेश को देखना है, सांस्कृतिक स्थितियों के क्षरण को देखना है, मानवीय मूल्यों के निरंतर ह्रास के इस पूरे के पूरे युग के बीच एक संवाद कायम करना है। और इसीलिए वो कहती हैं कि जो पीपल वृक्ष है वो वृद्ध का प्रतीक है, तो बिजली और बादल जो है गतिमान जो युवा हैं उनके प्रतीक हैं। इसकी एक एक कविता में गहरे प्रतीकार्थ छुपे हुए हैं। जैसे मैंने ओढ़नी के लिए कहा, ओढ़नी की ये तो महत्वपूर्ण जो कविता शीर्षक से जुड़ी हुई हैं, बहुत गहरे अर्थ लिए हुए हैं और करीब 6-7 अलग अलग संदर्भों में इसकी व्याख्या की जा सकती है। बचपन से ओढ़नी से दिल रो नाता जुड़ गयो, मारी गोदरी खुशबू से मनरो आंगन भर गयो, घर घरारा खेला में जीने सपना रंग भरिया, गुड़िया गुड्डारी हंसी में बालपन ने सुर धरिया, धीरे धीरे या ओढ़नी जीवन री रीत बनी, कदी बेटी की मुस्कान, कदी माँ को संस्कार और कदी रक्षा की ढाल बनी। तो ओढ़नी केवल एक अर्थ नहीं है, एक वस्त्र नहीं है, वो केवल कुछ ताने बाने से बुना गोया कोई विन्यास नहीं है, वो बहुत गहरे अर्थ लिए हुए है, संकेत देती हैं। कदी बेन की राखी में स्नेह के धागे बनेगी, कदी साजन दी आँखियाँ में प्रेम दी सूरत दिखेगी। यह ओढ़नी है। और हम आपका इन्हीं स्वर मिलाने में ये बोलूँ कि जैसे सावन आए, आप देखो एक ज़माना था कि बुआ उनके मन में हुक उठती थी, बुआ उन तड़पती थी कि अब कब राखी आएगी, वो कब मैं जाऊंगी, और अपना साथ है वो कहीं घूघरा ले जाती थी, कोई बॉल लेने जाती थी, जो उनका साथ में जो हाथ में मिलता था वो लेने जाती थी। अब कहाँ है? तो ओढ़नी क्या केवल प्रतीकों में जितना रहेगी? क्या ओढ़नी मानव जीवन और मानव मानस का एक व्यापक प्रतीक बन करके हमारे बीच आएगी? इन तमाम संभावनाओं को लेकर यह रचना संग्रह हमारे बीच बहुत कुछ देता है। मैं आपके इस महत्वपूर्ण संग्रह का स्वागत करता हूं और मैं बताना चाहूँगा कि मालवा की लोक कवियत्रियों पर देश में पहला शोध कार्य विक्रम विश्वविद्यालय में हुआ है। मालवा की लोक कवियत्री, मुझे नहीं पता था कि आपने कविताएं लिखी हैं। आने वाले समय में आधुनिक मालवा की कवित्रियों पर जब रिसर्च होगी, संगीता जी का नाम उसमें उल्लेखनीय होगा। घणो घणो धन्यवाद। बधाई।